प्रिय विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है। देखिए आज का जो सब्जेक्ट आप लोगों का इतिहास का है, अध्याय 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। आज का जो आपका अध्याय है पूरा महाभारत से संबंधित है। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए वो महाभारत से संबंधित हैं और इसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ उसके बारे में भी जानकारी है, तो मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं सामने कि महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ था उस समय। तो 1919 की बात है ये। उस समय के जो प्रसिद्ध संस्कृत के जो विद्वान थे, क्या नाम था उनका, वी.एस. सुक्तांकर, उनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय। और उनकी टीम में अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया था। किनके नेतृत्व में? वी.एस. सुक्तांकर के। कब? 1919 में। और ये जो थे वी.एस. सुक्तांकर, ये संस्कृत के विद्वान थे। और सबसे पहले क्या करा उस समय, देश के जो विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की जो संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ थी उनको इकट्ठा किया गया। देखिए आगे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि समालोचना का मतलब होता क्या है, तात्पर्य क्या होता है। तो समालोचना का मतलब होता है निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, अच्छी तरह से देखना तथा गुण दोष के आधार पर जांच परख करना। तो जो पांडुलिपियाँ जो एकत्रित की गई थी उस समय विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न भागों से जो लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को जो एकत्रित किया गया था, तो उसमें इन्हीं चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा था, विश्लेषण किया जा रहा था और उनकी जांच परख की जा रही थी गुण दोष के आधार पर। उस समय इस परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका खोजा था। उन्होंने क्या तरीका था? अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। यानी कि उन्होंने जो तुलना की थी श्लोकों की, और जिन पांडुलिपियों में वो श्लोक पाए गए थे समान, श्लोकों का उन्होंने चयन किया। जैसे कि समूचे उपमहाद्वीप में, यानी कि समूचे उपमहाद्वीप से मतलब है उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक, यानी ये पूरा समूचा महाद्वीप आ गया था। कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में कहाँ तक? केरल तमिलनाडु तक। उन्होंने जो सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया था और उसकी निरीक्षण जांच परख के बाद उन्होंने जो सभी पांडुलिपियों में जो समानता देखने को आई, ये अगला जो प्रश्न आपके सामने जो अभी मैंने आपको जो प्रश्न समझाया है उसी से संबंधित है ये भी, कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण यानी इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगा था। यानी जो ये परियोजना शुरू की गई थी वी.एस. सुक्तांकर के द्वारा, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस परियोजना की शुरुआत की थी 1919 में। लेकिन इस परियोजना को पूरा करने में समय कितना लगा था उस समय? तो इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे थे उस समय। कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष लगे थे। तथा इस परियोजना में काम करने वाले विद्वानों ने उन श्लोकों का प्रकाशन जो किया था, जिन श्लोकों का चयन किया गया था, तो उन श्लोकों का प्रकाशन उन्होंने 13,000 पृष्ठों में फैले, कितने? 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया था। यानी जिन श्लोकों का चयन किया गया था उनका प्रकाशन उन्होंने किया था 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया था। ये अगला जो प्रश्न है ये भी आपके पिछले 2 प्रश्नों से संबंधित से जुड़ा हुआ है। तो इस परियोजना के निरीक्षण के उपरांत कौन सी 2 बातें उभरकर सामने आई थी? यानी ये जो परियोजना शुरू की गई थी वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में, उनकी टीम में जो विद्वान थे उन सभी ने जो निरीक्षण यानी जांच परख के उपरांत उनके सामने जो 2 बातें उभर कर आई थी, वो 2 बातें कौन सी थी? पहली बात ये थी कि समूचे उपमहाद्वीप में उस समय उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली थी। यानी उन विद्वानों ने सभी देश के विभिन्न भागों से जो संस्कृत की पांडुलिपियों को एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था,
और उसके जांच परख के बाद उन्होंने जो समानता देखी, उनको जो समानता देखने को मिली, इसके अलावा उनको दूसरी बात यह है कि उन्हें कुछ विभिन्नता भी नज़र आई। उन्होंने जो पांडुलिपियाँ मंगाई थी देश के उन भागों से, तो उसमें कुछ क्षेत्रीय प्रभेद भी नज़र आए थे। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय भिन्नता यानी कुछ अंतर भी नज़र आया था। तो ये प्रभेद भी उभर कर सामने आए थे उस समय। और जो ये प्रभेद आए थे, इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया, यानी इनको भी जोड़ा गया। यानी कुछ समानताओं के साथ में जो कुछ अंतर आया था उनको भी जोड़ा गया था। तो 13,000 पृष्ठों में जो जिनका चयन किया गया था, उनमें आधे से अधिक इन प्रभेदों को भी साथ में रखा गया था। यानी जो 13,000 पृष्ठों में जो ग्रंथ खंडों को जो विभाजित किया गया था, उसमें आधे से अधिक इन प्रभेदों को भी जगह दी गई थी उसमें। यानी कहने का मतलब ये है कि जो समानताएं थी साथ में इस अंतर को भी को भी एडिट किया गया था उसमें। जो प्रश्न है वो भी इसी अध्याय से संबंधित है। तो हम जान लेते हैं कि महाभारत है क्या। तो महाभारत जो है वो उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों महाकाव्यों में से एक है। यानी कि एक बहुत ही विशाल महाकाव्य है ये। और वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से भी अधिक श्लोकों की संख्या है। देखिए, मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ आपको, वो सभी NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं परिवारों के बारे में जानकारी। तो परिवार किस प्रकार के होते हैं, इसमें पूरी जानकारी दी गई आप लोगों के लिए। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो परिवार के लिए होता है। यानी कुल शब्द का जो प्रयोग होता है संस्कृत ग्रंथों में, वो किसके लिए होता है? परिवार के लिए होता है। और जाति का बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता है। यानी जाति का जो प्रयोग किया जाता है वो बांधवों के एक बड़े समूह के लिए होता है। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं ना। सभी परिवारों में भिन्नताएं होती है। जैसे कि परिजनों की गिनती, यानी परिवारों की जो सदस्यों की संख्या होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है, या एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी विभिन्नता होती है। तो ये भी देखने को मिलता है परिवार में। और कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का जो आपस में मिलजुल कर बांट कर करते हैं। यानी उनके जो संसाधन हैं उनको आपस में मिलजुल कर बांट कर उनका उपयोग वो करते हैं और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। परिवार के एक बड़े समूह का जो हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। यानी परिवार के अंदर जो हमारे काका, चाचा, मामा जो भी होते हैं, वो उन सभी को वो परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? संबंधी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, चाचा, मामा, मौसी, ये सभी जो होते हैं परिवार का एक बड़ा हिस्सा होता है, जिन्हें कि हम संबंधी कहते हैं। और पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं वो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। किंतु इन संबंधों की परिभाषा जो है वो अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि कुछ समाजों में भाई बहन यानी चचेरे या मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है ना। किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानती है। जैसे कि मुस्लिम समाज में इस प्रकार माना नहीं जाता है। लेकिन अन्य समाजों में क्या माना जाता है कि जो भाई बहन होते हैं, चचेरे मौसेरे, उनको उनका भी खून का रिश्ता माना जाता है। ये वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए इससे संबंधित NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग में आप लोगों के लिए जो भी जानकारी होगी या जो नोट्स होंगे मैं लाऊंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखें, अंत तक देखें, नहीं तो समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगी। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।